नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। डॉक्टर कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में कभी ना पड़ें जो ये कहता है कि मेरी जो है वो जज साहब से बातचीत है, पुलिस वाले से बातचीत है, कलेक्टर से बातचीत है। ठीक है, अगर आप किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, कोई लीगल फाइट आप कर रहे हैं, इन चीज़ों से बचें। अगर आप इन चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे ना तो बहुत बुरा बर्बाद होंगे। हुआ कुछ ऐसा कि लगभग 2 महीने पहले की बात है, 2 या 3 महीने पहले की बात है। हमारे एक मित्र ने हमें कॉल लगाया छिंदवाड़ा से। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है छिंदवाड़ा, काफ़ी बड़ा ज़िला है, उसके पास ही वो रहते हैं। और वहाँ से उन्होंने कॉल लगाया। उन्होंने बताया कि जो मतलब उन्होंने अपनी पूरी, उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं था, जो उनका पास्ट है, ठीक, उनकी फैमिली वगैरह, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि उनके जो फादर हैं तो उन्होंने दूसरी शादी करी, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो उनकी मदर की डेथ हो गई, उसके बाद उनके फादर ने दूसरी शादी करी। ठीक, मतलब हमारे मित्र की जो माँ थी उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके पिता ने भी दूसरी शादी कर ली, मतलब सौतेली माँ लेके आ गए। और उस सौतेली माँ से भी एक बेटा पैदा हुआ उनके पिता को। तो उनकी जो सौतेली माँ है वो बचपन से ही उनके साथ मतलब भेदभाव करती है, जो कि यूजुअल है, पूरी दुनिया में फेमस है ये चीज़ें। तो धीरे धीरे उनका जीवन आगे बढ़ता गया। उन्होंने पढ़ाई लिखाई सब करी, सब कुछ किया, और शादी भी उनकी हो गई। अभी वो अपने माता पिता के साथ ही रह रहे हैं, जिसमें से उनके पिता तो उनके अपने, उनकी माँ सौतेली है। और पिता वगैरह जो उनका घर है तो उनके फादर ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। अब उन्होंने बताया कि उनकी जो सौतेली माँ है वो उनके पापा को भड़काती रहती है, और उनको ये कहती है कि पूरा घर जो है मेरे छोटे बेटे के नाम कर दो, जो ये बड़ा बेटा है इसको हम कुछ नहीं देना चाहते। उनके फादर भी उनके सौतेली माँ के कहने पर ही हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे फादर जो है मुझे संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। मेरी जो सौतेली माँ है वो उनको भड़काती रहती है, मेरे पिता उसके कहे अनुसार ही काम करते हैं, ऐसा उसने बताया। तो उस समय हमने उनको राय दी थी कि देखो भाई, आप शादीशुदा हो और आपकी मदर का इस घर पे अधिकार तो था, बिल्कुल था, और आप उनकी संतान, तो आपका भी अधिकार है। और अगर वो भड़का रही है तो अभी से ही आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। आपकी शादी हो गई है, आप जो हैं अपनी वाइफ की तरफ से अपने जो खासकर जो आपकी सौतेली माँ है इनके ऊपर केस फाइल कर दो। ठीक है, ऐसा मैंने कहा उनको। और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें उनको बताई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो फादर है उन्होंने एसडीएम कार्यालय में उनके खिलाफ केस लगा दिया है, जो आपकी जो बुजुर्ग लोगों के लिए जो कानून बना हुआ है उसके अंतर्गत। और उसमें उन्होंने एसडीएम से रिलीफ मांगी है कि हमारे बेटे बहू को कहा जाए कि हमारा घर खाली कर दें, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने कहा कि अगर उन्होंने केस लगा दिया है तो उस केस को आप फाइट करें, ठीक है, और मेरी जो हेल्प होगी मैं आपकी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साथ में अपनी वाइफ की तरफ से जो भी केस आप फाइल कर सकते हैं कर दीजिए। इससे एक कहीं ना कहीं मैटर उलझ जाएगा और लंबे समय तक आप उस घर में रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनजस्टिस तो हो रहा है भाई। वो घर तो आपकी मदर का भी है, और पहला अधिकार तो आपकी मदर का ही था जो अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर आपसे आपकी जो मदर थी वो मतलब एक तरीके से भगवान ने बचपन में छीन ली जब आपका जन्म हुआ तभी, और अब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये तो अन्याय है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो जब हमने उनको राय दे दी तो उसके बाद उन्होंने मतलब कुछ दिन बाद वापस फ़ोन लगाया और कहा कि अभी तो सर मैं किसी भी तरह का मुकदमा वाइफ की तरफ से नहीं लगाना चाहता हूँ, अभी जो केस लगा है मेरे फादर ने लगाया है इसको ही फाइट करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये आपकी मर्जी। अब कल उनका कॉल आया तो मालूम पड़ा कि एसडीएम कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया है, और 3 हफ्ते का समय दिया है कि आप जो हैं घर खाली कर दें।
तो मैंने कहा कि यार मैंने आपको राय दी थी, आपने उसको माना नहीं। तो उनका कहना था कि सर वो कोई मेरे जान पहचान वाले हैं, उन्होंने कहा था कि एसडीएम से मेरी बातचीत है, अपना ही आदमी है, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं उसकी बातों में आ गया, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे मुझे बड़ा ऑड लगा। मैंने कहा यार आप पढ़े लिखे आदमी यार, ऐसी बातों में कैसे पड़ जाते हो? जब कोर्ट में केस चल रहा है तो उसको सही तरीके से फाइट करो ना। उस व्यक्ति ने कह दिया, आपने मान लिया, अब तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 3 हफ्ते में घर खाली करने का, आप क्या करोगे? और अभी तक आपने जो हमने एडवाइस दी थी कि कुछ केस फाइल कर दो, तो आपने वो भी नहीं किए किसी के चक्कर में आके। अब वो बोलते हैं अब क्या हो सकता है। अब देखो भाई क्या हो कि आगे होकर कुल्हाड़ी में पाँव नहीं मारना चाहिए। जब स्टार्टिंग में ये सारी सलाह दे दी गई तो उसको उसी समय अमल करना चाहिए था ना। बार बार खेल बिगाड़ दोगे, फिर कहोगे आप क्या कर सकते, आप क्या कर सकते, तो ऐसा नहीं होता है। जब कभी भी कोई एक लीगल एडवाइस एडवोकेट आपको दे रहा है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। अब क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते, पूरा खेल बिगाड़ देते हो, फिर कहते हो आप क्या कर सकते हैं। तो कभी भी क्या है कि जो मेरे आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, अगर मेरी जज से बातचीत है, पुलिस वाले से बातचीत है, उससे बातचीत है, ये करवा दूंगा, उसके चक्कर में पढ़ना नहीं। उसके चक्कर में पढ़ना ही है तो उसको सेकेंडरी मतलब वो रखिए, ऑप्शन रखिए उसको। प्राइमरी ऑप्शन तो आप यही रखिए भैया हम केस को अच्छे से लड़ेंगे, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे, हमने बड़े बड़े धुरंधरों केस देखे हैं, ऐसे कई पॉलिटिशियन के केस देख चुका हूं मैं। जो हमारे एमपी में उज्जैन एक जगह है, आप सभी जानते होंगे, भगवान महाकाल का बहुत बड़ा तीर्थ है वो। वहाँ की महिला कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करती थी, एक मतलब आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। उसके ऊपर उस टाइम पे दहेज का मुकदमा दर्ज हो गया था, और उस टाइम पे दहेज के मुकदमे में गिरफ्तारी होती थी। तो उसको लगा कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ और मेरी पकड़ है बहुत ज़्यादा। और जब मुकदमा दर्ज हुआ था उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी केंद्र में, तो 2014 जनवरी फरवरी की बात है। वो तो महिला जो थी वो भागी भागी फिर रही थी। उसको लगा कि अभी कांग्रेस गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और तो मेरी पकड़ भी अच्छे नेताओं तक है, कोई मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। मालूम पड़ा पुलिस उसके घर आ गई उठाने के लिए। कैसे तैसे पुलिस को पैसे देके उसने जो है रवाना किया, और फिर बाद में भाग गई वहाँ से। वो कई कांग्रेस के नेताओं के घर गई, वो सबने हाथ जोड़ लिए, हम नहीं रख पाएंगे आपको। कई कांग्रेस के सांसद, विधायक, कुछ सेंट्रल मिनिस्टर को फ़ोन लगाया उसने। उस समय जो सेंट्रल मिनिस्टर थे इस आपके कमलनाथ वगैरह थे, सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम इस मैटर में फंसना नहीं चाहते, खामखा मीडियाबाजी हो जाएगी, हमारा नाम भी आ जाएगा इस केस में। इस तरीके से क्या होता है कि जब ये सब चीज़ें चलती है दोस्तों, तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति को कोई साथ देने वाला नहीं आता। तो ऐसे में जो आपका एडवोकेट कहता है ना, आपको वही करना चाहिए। अगर ये फालतू चक्करों में पड़ोगे ना, बर्बाद हो जाओगे। और फिर ये बताने की बातें नहीं, आपने भी कई केसेस देखे हैं, दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। संजय दत्त 2.5 साल जेल में रहा था 93 मुंबई ब्लास्ट में, वो जबकि वो बहुत बड़ा फिल्म स्टार, और उसका जो उनके फादर थे सुनील दत्त बहुत बड़े मिनिस्टर थे वो, फिर भी 2.5 साल जेल में रहना पड़ा उसको। और उसके बाद भी उसको जब पूरा सुप्रीम कोर्ट का केस गया तो 3.5 साल की वापस जेल सुनाई, फिर वापस वो जेल जाना पड़ा था। वो अलग बात है कि चलो जेल में उसको सुविधाएं मिली होंगी, बड़ा आदमी है, लेकिन फाइनली वो बच नहीं पाया ज़्यादा, ठीक है। और सलमान खान के साथ जो भी हुआ, जो सलमान खान पे मुकदमे चले, तो सलमान उससे बच तो गया, लेकिन ये सलमान ही जानता है कि वो उससे कैसे बचा। कितना खर्चा सलमान खान ने इन केसों में किया है आपको पता नहीं होगा। अगर आप पता लगाएंगे तो आप भी हैरान रहेंगे। मतलब बहुत बड़ी पूंजी सलमान खान को, चाहे वो हिट एंड रन केस हो या काला हिरन का शिकार वाला केस, कोई सा भी केस हो, इसमें सलमान खान को बहुत बड़ी पूंजी चुकानी पड़ी है, बहुत ज़्यादा। उसका इतना खर्चा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपये खर्च किए हैं उसने, तब जाके वो बड़ी मुश्किल से बचा है। और वो खर्चा कहाँ किया होगा ये तो मैं ऑनलाइन आपको नहीं बता सकता, आप भी समझदार है उसने किस किस को पैसे खिलाए होंगे। तो ये जो बातें हैं कि मेरी उससे बातचीत, इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा एडवोकेट के थ्रू ही आप किसी भी लीगल बैटल में जाएं, तभी इसमें आपका फ़ायदा है। आप सोचेंगे कि वो मेरा दोस्त है, वो काम करवा देगा, ऐसा कभी नहीं करना।
और फिर गलती पे गलती हम करें और फिर बाद में कहें अब क्या हो सकता है, अब क्या कर सकते हैं, तो ये मूर्खतापूर्ण चीज़ें। जब आपको स्टार्टिंग में सब बता दिया गया और आप जानते हैं इतनी बड़ी घटना आपके साथ घट सकती है, आपको प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको उसी समय ऐसा पहला वार ही ऐसा कर दो कि शत्रु जो है वो चारों खाने चित हो जाए। ढील पोल करना, किसी की बातों में आ जाना, ये सोचो कि कौन पैसा खर्च करे, कौन केस लगाए, कौन वकील, ये सब मेंटेलिटी जो है ना, वो आखिरी में क्या होता है, फिर आखिरी में ना चाहते हुए जितना पैसा आप पहले खर्च करने वाले थे उससे 10 गुना पैसा बाद में खर्च करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। कानूनी लफड़े में फंसे लोगों को हमेशा हम ये राय देते हैं कि कभी भी इस तरह के शॉर्टकट ना अपना। ये शॉर्टकट इतने भारी पड़ते हैं कि फिर आखिरी में हम सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी इन शॉर्टकट को ना अपनाएं। हमारे इंदौर में केस हुआ था, एक IIT पास आउट स्टूडेंट ना, वो अपने सारे केस खुद लड़े थे। उसमें दहेज केस वगैरह भी थे, डोमेस्टिक वायलेंस, बैंडसार, और सारे केस वो जीता। उसने किसी वकील को नहीं किया था। उस केस में एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी खबर बन गई थी वो केस। और उसमें ये हुआ था कि जो उस IIT पास आउट लड़के की जो वाइफ थी, वो दोनों बहुत बड़े फैमिली से थे और ब्राह्मण फैमिली थी, बहुत पैसे वाली फैमिली थी वो दोनों। तो उसमें जो उसकी वाइफ थी, उसके फैमिली रिलेशन थे उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े सेंट्रल मिनिस्टर से। और ये बात भी मीडिया ने पकड़ ली थी और मीडिया ने फ्रंट पेज पे खबर छापी थी कि उस सेंट्रल मिनिस्टर के कहने पर उसके खिलाफ FIR हुई है। मतलब सेंट्रल मिनिस्टर ने इतना दबाव बनाया कि उस IIT पास आउट स्टूडेंट पर दहेज की FIR हुई थी। लेकिन उस स्टूडेंट ने इतना फाइट किया, सारे केस जीत गया। वो खतरनाक लड़ाई उसने लड़ी। उसने वकील कुछ नहीं करे, काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो और अमेरिका में जॉब कर रहा था। तो उसने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी और वो केंद्रीय मंत्री जो था, जो महिला के पक्ष में था, वो उसकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया। उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया, उसने कुछ और कोशिश भी की अपनी तरफ से जुडिशरी को अपने उसमें लेने की, लेकिन फाइनली कुछ कर नहीं पाया। और जो ये स्टूडेंट था, या फिर हम कहें जो IIT पास आउट जो भी व्यक्ति था, ये इसने सारे केस जीत लिए। ये किसी लफड़े में नहीं पड़ा और इसने बहुत ही तगड़े तरीके तैयारी करके अपने सारे केस इसने खुद लड़े थे, किसी वकील को इसने हायर नहीं किया था। तो लीगल बैटल में आपको इसी तरीके जाना पड़ता है। कोई कहे कि मैं करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, इससे बातचीत, उससे बातचीत, इन चक्कर में नहीं पड़ना कभी। इन चक्करों में पड़ोगे बर्बाद हो जाओगे। तो उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।